हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक 58 लेक्चर को कंप्लीट कर लिए थे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के सीरीज़ में, आज हम लोग लेक्चर सीरीज 59 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लेथ मशीन, शेपर, प्लेनर और स्लॉटिंग मशीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे और उससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने इसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, जिसे हम लोग फॉर्मिंग प्रोसेस या मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। तो पहले स्टूडेंट हम लोग ये समझेंगे कि ये मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन क्या होता है। देन आफ्टर हम लोग ये समझेंगे कि ये मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन कितने टाइप से किया जाता है, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, देन आफ्टर इसके क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम आइए शुरू करते हैं, मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन होता क्या है उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा मेटल फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग देखिए ये क्या है। सपोज करिए कि जब हम लोग कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू कोई रिक्वायर्ड शेप और साइज के ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो देन आफ्टर उसे हम सेम कंडीशन में नहीं यूज कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, जब कास्ट कर लेते हैं तो कास्ट करने के बाद फर्दर हमें अनदर शेप साइज के मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उस वर्क पीस पर कुछ एक्सटर्नल वर्क करते हैं ताकि हमारा एक रिक्वायर्ड शेप और साइज प्रोड्यूस हो जाए। ऐसे ऐसे वर्किंग प्रोसेस को हम लोग मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन कहते हैं। इट मीन्स जब हम लोग क्या करेंगे, सपोज करिए कि हम एक कास्टिंग प्रोसेस करते हैं, कास्टिंग प्रोसेस। देन आफ्टर कास्टिंग प्रोसेस के बाद हमारा एक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट को फर्दर हम क्या करते हैं, कुछ इस पर प्रोसेसिंग करते हैं जिससे हमारा और रिक्वायर्ड शेप और साइज ये एडॉप्ट हो जाए। तो उस प्रोसेस को हम लोग फॉर्मिंग प्रोसेस कहते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग फॉर्मिंग प्रोसेस करेंगे तो हमारा अब क्या होगा, मेटल एक रिक्वायर्ड शेप और साइज में एडाप्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको समझाते हैं। जैसे सपोज करिए कि एक हमने इतने डायमीटर के एक सर्कुलर रॉड को कास्ट करके बना लिया था। अब हमारे इस रॉड की लेंथ L थी, डायमीटर हमारा कैपिटल D था। अब क्या हमें अगर सपोज करिए इससे कम डायमीटर के वर्कपीस की रिक्वायरमेंट हो, तो या तो हम सेम डायमीटर के वर्कपीस को कास्ट करें, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट हो उसे हम कास्टिंग कर लें, या तो हम क्या करें, इस वर्कपीस को सपोज करिए यहाँ पर एक रोलर लगा दें, यहाँ पर एक रोलर लगा दें और दोनों रोलर को देखिए, ये रोलर आपका फिक्स हो जाए, इस डायरेक्शन में मूव करे, ये रोलर आपका फिक्स हो जाए और इस डायरेक्शन में मूव करे। देन यहाँ पे हम लोग अपने वर्कपीस को, ये जो हमारा D डायमीटर का वर्कपीस था, हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस वर्कपीस को जब हम इस डायरेक्शन में फीड देंगे, इस डायरेक्शन में हम फीड देंगे, तो ये क्या होगा, ये जितना इसका गैप है सेम उतने डायमीटर में ये वर्कपीस हमारा कन्वर्ट होता हुआ आगे बढ़ेगा। इस तरीके से ऐसा वर्कपीस हमारा प्रोड्यूस होगा। अब हमें क्या होगा, देखिए ये हमारा इस पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया, देन ये शाफ्ट का डायमीटर रिड्यूस होके हमारे इस डायमीटर में अचीव्ड हो गया और इसकी पहले लंबाई L1 थी, तो जो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसकी लंबाई हमारी इंक्रीज कर जाएगी। तो ऐसे ऑपरेशन का जो पर्टिकुलर नाम होता है, पर्टिकुलर नेम, इसे हम लोग
रोलिंग प्रोसेस कहते हैं, रोलिंग प्रोसेस। लेकिन ये रोलिंग प्रोसेस हमारा मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। दिस इज ए वन टाइप ऑफ मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वर्कपीस को रिक्वायर्ड शेप और साइज में एडॉप्ट करने के लिए जब हम सेकेंडरी ऑपरेशन इस पे अप्लाई करते हैं, प्राइमरी ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, कास्टिंग करके रिक्वायर्ड शेप और साइज को अचीव करते हैं, तो हम सेकेंडरी ऑपरेशन में उसके रिक्वायर्ड शेप और साइज को अचीव करेंगे। तो ऐसे ऑपरेशन में देखिए हमारा ये जो मेटल हमारा शेप को चेंज कर रहा है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। विदाउट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये कैपिटल डी अपने डायमीटर को स्मॉल डी में कभी नहीं कन्वर्ट करेगा। जब इस पे फोर्स लगाया, मेटल हमारा कंप्रेस हुआ, जब ये रॉड आगे बढ़ा, अगर ये फर्दर अपने ओरिजिनल शेप और साइज को एडॉप्ट कर लेगा तो वो हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन इज ए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस इन एनी गिवन वर्कपीस। तो हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं मेटल फॉर्मिंग की। तो ऐसे देखिएगा, मेटल फॉर्मिंग इज ए मेटल फॉर्मिंग इज ए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑपरेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑपरेशन in which required shape and size are achieved हम रिक्वायर्ड शेप और साइज को अचीव करते हैं ड्यू टू सेकेंडरी ऑपरेशन। प्राइमरी ऑपरेशन हमारा कास्टिंग कहलाएगा और सेकेंडरी ऑपरेशन हमारा मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन कहलाएगा। ड्यू टू सेकेंडरी ऑपरेशन। अब यहाँ पर देखिए मेटल हमारा क्या होगा, ये प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा और अपने शेप और साइज को अचीव करेगा जो हमें चाहिए होगा। तो जब हम इसे प्लास्टिकली डिफॉर्म करेंगे तो इसमें एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, प्रतिबल है ना इंड्यूस्ड होगा, इंटरनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। वो स्ट्रेस हमारा देखिए कई तरीके का होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, जो स्ट्रेस हमारा इंड्यूस्ड होगा वो हमेशा यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगा और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ से कम होगा। अगर देखिए एक अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, तो समझिए स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड इन दिस ऑपरेशन, stress are induced in this operation and अब समझिए कि हमारा कौन सा जो अल्टीमेट स्ट्रेस होगा वो हमेशा देखिए जब हम इसको फॉर्मिंग करेंगे तो यहाँ से हमारा जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा उसमें एक स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा। अगर फ्रैक्चर स्ट्रेस के ऊपर स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाएगा तो ये कहीं से यहाँ से फ्रैक्चर हो सकता है, यहाँ से फ्रैक्चर हो सकता है, यहाँ से क्रैक हो सकता है। तो हम हमेशा ऐसा स्ट्रेस को इंड्यूस्ड करेंगे जो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ से कम होगा, लेकिन हमेशा
ये स्ट्रेस हमारा यील्ड स्ट्रेंथ से ग्रेटर होगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि ऑलवेज यील्ड स्ट्रेंथ, अब यील्ड स्ट्रेंथ से एबव हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रेस को इंड्यूस्ड कराएंगे, तभी ये मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन पॉसिबल होगा। अगर यील्ड स्ट्रेंथ से बिलो हमारा मतलब स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा तो ये कभी भी मेटल फॉर्मिंग नहीं होगा। तो ऑलवेज स्ट्रेस इंड्यूस्ड एबव यील्ड स्ट्रेंथ, ऑलवेज स्ट्रेस इंड्यूस्ड above yield strength and below fracture strength। तो इस तरीके के ऑपरेशन को, जिसमें हम लोग मेटल को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे और उसमें कन्वर्ट करते वक्त जो यहाँ पर स्ट्रेस, इसके द्वारा इस पे फोर्स लगेगा, तो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा। वो स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड होगा ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेंथ एंड ऑलवेज विल बी बिलो देन फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से ये हमारा ऑपरेशन होगा। अब समझिए, इस ऑपरेशन में हम जो मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं एक शेप से दूसरे शेप में, ये हमारा फास्ट प्रोसेस होता है। मेटल फॉर्मिंग इज ए फास्ट प्रोसेस, सो इट इज हाईली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। अब सपोज करिए कि आप किसी भी इंडस्ट्रीज में चले जाइए, वहाँ पे लोग रॉ मटेरियल को जो परचेज करते हैं, वो रॉ मटेरियल सपोज करिए कास्टिंग के थ्रू एक बार आ गया उनके पास, बड़ी बड़ी बिलेट उनके पास आती हैं। बिलेट आने के बाद कहीं पे आप देखेंगे रोलिंग प्रोसेस की पूरी प्लांट अलग चल रही है, रोलिंग मिल लगी हुई है ना। कहीं पे आप देखेंगे पूरा फोर्जिंग ऑपरेशन हो रहा है, कहीं पे प्रेस फॉर्मिंग ऑपरेशन हो रहा है, कहीं पे वायर ड्राइंग ऑपरेशन हो रहा है। तो दीज आर द ऑपरेशन इंक्लूडेड अंडर मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन। तो ये हमारा हो गया, इट इज ए फास्टर प्रोसेस, it is faster process, so used in industries in mass production। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन बेसिकली कितने टाइप का होता है। अगर हम बेसिक की बात करें तो कितने टाइप से हम मेटल को फॉर्म करते हैं, तो आइए उसकी पहले बात कर लेते हैं। हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन। टाइप्स ऑफ मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन। इसमें देखिए, सपोज करिए जब हम किसी वर्कपीस को, देखिए वर्कपीस का एक आपको पहले बता दें मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है। चलिए सपोज करिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आइए, एक टर्म हमने लिखा मेल्टिंग TM। TM इज इक्वल टू मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस पर वर्कपीस हमारा मेल्ट होकर फ्लूइडिटी फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। सपोज करिए अगर हम आयरन या स्टील की बात करें तो मान लीजिए उसका मेल्टिंग टेम्परेचर
यदि 1539 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो जब हम मटेरियल साइंस पढ़ेंगे वहाँ पे आपको और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे कि इसमें आप देखिए यदि इस यहाँ तक टेम्परेचर पहुँच जाएगा उस वर्कपीस का तो वो मेल्ट होना शुरू करेगा, लेकिन इससे बिलो रहेगा तो वो वर्कपीस मेल्ट नहीं होगा। बट क्या होगा वो आइए डिस्कस कर लेते हैं। एक टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा रिक्रिस्टलाइजेशन, नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या होता है? देखिए, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर वर्कपीस को गर्म करने पर उस वर्कपीस के अंदर न्यू ग्रेन्स जनरेट होने लगते हैं, है ना, जो लैटिक्स वाइब्रेशन होने लगता है वर्कपीस में। ऐसा समझिए, आज थोड़ा सा बेसिक टॉपिक रहेगा इसीलिए बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप सपोज करिए कि ये वर्कपीस हमारा है, ये वर्कपीस आपका क्या है, इस तरीके से अलग अलग अनडिजायरेबल शेप के मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। कुछ मॉलिक्यूल्स आपके बड़े साइज के हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स आपके छोटे साइज के हैं। कोई एक ही शेप और साइज के मॉलिक्यूल्स इस पे नहीं होंगे, लेकिन ये जो बना है ये डिफरेंट मतलब कई सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है और वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोहेसिव फोर्स से कनेक्ट हैं। लेकिन फिर भी इन मॉलिक्यूल में आप समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या, देखिए इन मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा रैंडमनेस वाइब्रेशन होता रहता है, मतलब उनके बीच हमेशा कोलाइजन होता रहता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल कभी भी स्थिर नहीं होंगे। अब कब स्थिर होंगे उसकी भी मतलब डिस्कशन कर लेते हैं। यदि हम इस वर्कपीस का टेम्परेचर ड्रॉप करने लगे, ड्रॉप करते करते सपोज करिए कि हम इसका टेम्परेचर यदि बात करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर दें, तो आप कहेंगे कि सर इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो लैटिक्स वाइब्रेशन हो रहा था वो लैटिस वाइब्रेशन रुक गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इसके अंदर लैटिस वाइब्रेशन होते रहते हैं। किसी भी वर्कपीस का इस स्पेस में उपलब्ध किसी भी वर्कपीस के अंदर के मॉलिक्यूल का लैटिस वाइब्रेशन -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रुकता है, जिसे हम गगन शून्य टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोलूट 0 केल्विन टेम्परेचर कहते हैं। इसे हम लोग 0 केल्विन टेम्परेचर या एब्सोलूट 0 टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। एब्सोलूट 0 केल्विन तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। किसी भी डिवाइस का हम उपयोग कर लें, जैसे हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में कि जब हम लोग टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, हीट हमेशा लोअर एंड से हायर एंड की ओर नहीं फ्लो करती है, हायर एंड से लोअर एंड की ओर फ्लो करती है। लेकिन जब हीट पंप का उपयोग करते हैं तभी आप देखिए फ्रिज के अंदर क्या होता है, हमें ठंडक मिलती है कुछ देर बाद। इट मीन्स फ्रिज के अंदर की कोल्ड हीट को उठाकर इन्वायरमेंट में फेंका जाता है, तो हमारी वो फ्रिज के अंदर और कोल्ड होता जाता है। तो उस फ्रिज के अंदर का हम टेम्परेचर उस हीट पंप से ड्रॉप करते जाते हैं। मैकेनिकली हम हीट पंप जो डिवाइस बनाए हुए हैं उससे कभी भी -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं जा सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव दिस टेम्परेचर। बट ऐसा हमने माना है कि अगर यहाँ तक पहुँच जाएगा तो किसी भी वर्कपीस के अंदर का लैटिस वाइब्रेशन शून्य हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ने पर हम उनके बीच का लैटिस वाइब्रेशन बढ़ने लगता है। अब सपोज करिए कि अगर मान लीजिए हम स्टील की बात कर रहे हैं, तो स्टील पे सपोज करिए कि एक टेम्परेचर हम ले लें 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यदि 1100 देखिए 700 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इनके बीच लैटिस वाइब्रेशन तेज बढ़ जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब 1100 से थोड़ा सा ऊपर या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ऊपर हम लोग बढ़ते हैं तो उनके बीच लैटिस वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लैटिस वाइब्रेशन की वजह से ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर न्यू ग्रेन्स बनाने शुरू कर देते हैं।
अभी ये मेल्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर अगर इनको हीट दे दें, सपोज करिए कि हमने मान लिया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है। अब यदि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर इस वर्कपीस को और हीट हम प्रोड्यूस कराएंगे तो ये मेल्ट नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर के मॉलिक्यूल के बीच लैटिस वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे यहाँ पर न्यू ग्रेन्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा होता है एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब एक होता है अगर रिक्रिस्टलाइजेशन के बिलो रखेंगे हम टेम्परेचर को तो हमारा क्या बेनिफिट होगा, वहाँ पर कभी भी न्यू ग्रेन्स नहीं जनरेट होंगे। तो हम जो मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन करते हैं वो बेसिकली 3 तरीके से करते हैं। पहला देखिए हम लोग करेंगे कोल्ड वर्किंग। देखिए 3 तरीके से करते हैं, तीनों आपको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हम लोग करते हैं कोल्ड वर्किंग, सेकेंड हम लोग करते हैं हॉट वर्किंग, और थर्ड हम लोग करते हैं वार्म वर्किंग। अब आइए समझते हैं इन तीनों के बारे में। कोल्ड वर्किंग क्या है, हॉट वर्किंग क्या है और वार्म वर्किंग क्या है। इट मीन्स अभी तक जो हमने इस पर अपना 5-7 मिनट वेस्ट किया, तो अब उसको हम लोग यहाँ से रिलेट करते हैं। एक यहाँ पे हमने लिखा था TM मीन्स मेल्टिंग टेम्परेचर। देखिए जब भी हम कोल्ड वर्किंग करेंगे वर्कपीस को तो कभी भी रूम टेम्परेचर पर वर्कपीस को हम कोल्ड वर्किंग नहीं करेंगे। आपके दिमाग में ये लग रहा हो कि कोल्ड वर्किंग का मतलब नॉर्मल वर्कपीस को हमने ले आए और ऐसे तुरंत वर्किंग करना शुरू कर दी, थोड़ी सी हीट उसको प्रोड्यूस कराते हैं, है ना, या रूम टेम्परेचर पे भी कर लेते हैं, लेकिन उस समय एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। उस पर भी हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग कोल्ड वर्किंग करेंगे तो हमेशा जो वर्कपीस का टेम्परेचर होगा वो हमेशा होगा TM, देखिए बिलो 0.4 TM, मतलब सॉरी ऐसे आप देख लीजिए। कोल्ड वर्किंग में जब हम लोग वर्किंग करेंगे तो हमेशा वर्कपीस का टेम्परेचर 0.4 TM से कम रखेंगे, मतलब उसका मेल्टिंग टेम्परेचर। सपोज करिए कि यदि वर्कपीस का मेल्टिंग टेम्परेचर TM इज इक्वल टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो कोल्ड वर्किंग में हम इसे करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.4 TM। अब मेल्टिंग टेम्परेचर 1600 दिया है, TM की वैल्यू कितनी हम रखेंगे 0.4 इंटू 1600। इट मीन्स ये हमारा देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी 160 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा लगभग 640 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोल्ड वर्किंग करेंगे तो उस वर्कपीस पे हमेशा 640 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो ही टेम्परेचर रख कर करेंगे, कभी भी इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। इससे ऊपर जाएगा तो वो हमारा वार्म वर्किंग के अंतर्गत आ जाएगा। अब पहले बात कर लेते हैं हॉट वर्किंग क्या होता है। तो हॉट वर्किंग में हमेशा जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ वर्कपीस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0.6 TM। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करिए कि वर्कपीस का मेल्टिंग टेम्परेचर 1000 था, जब इसे हॉट वर्किंग करेंगे तो हॉट वर्किंग के लिए टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.6 TM। 0.6 TM निकालेंगे। अब 0.6 TM का मतलब 0.6 इंटू TM कितना है इसका 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया 1600। तो ये 160 इंटू 6 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 960।
960 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्स आपका आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट मीन्स जब भी हम हॉट वर्किंग करेंगे, हॉट वर्किंग, सॉरी ये वार्म में लिख दिया गया, अभी हॉट में हम लोग लिखते हैं। तो जब भी हम लोग हॉट वर्किंग करेंगे तो वर्कपीस का टेम्परेचर कभी भी 960 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये हमेशा याद रखना है। इट मीन्स जो हमारा वर्कपीस का टेम्परेचर होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0.6 TM। अब बात कर लेते हैं वार्म वर्किंग की। तो वार्म वर्किंग हमारा होगा, जो वर्कपीस का टेम्परेचर होगा वो ऑलवेज 0.4 TM से 0.6 TM के बीच में होता है। ऐसा टेम्परेचर जो 0.4 मेल्टिंग टेम्परेचर से 0.6 मेल्टिंग टेम्परेचर के बीच में होगा उसे हम लोग वार्म वर्किंग कहते हैं। ये तो थी हमारी यहाँ तक की बात, इतनी चीज़ें हम लोग यहाँ से देखें। अब ज़रा हम लोग समझते हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन की बात हमने की तो इसका यूज यहाँ पे कैसे आया, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं, इसे रिमूव करते हैं 1 मिनट। देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, कोल्ड वर्किंग क्या है, हॉट वर्किंग क्या है, वार्म वर्किंग क्या है। इसी के अंदर सारी कैटेगरी हमारी बनेगी मेटल फॉर्मिंग की। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला पॉइंट हम लोग डालेंगे कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग में क्या होता है कि जब हम वर्कपीस को डिफॉर्म करेंगे एक रिक्वायर्ड शेप और साइज को अचीव करने के लिए, तो ये तो आवश्यक है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, अदरवाइज वो अपने शेप को चेंज ही नहीं करने देगा, रजिस्ट करेगा। तो व्हेन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आर प्रोड्यूस देन द मेल्टिंग मतलब वर्कपीस टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो 0.4 मेल्टिंग टेम्परेचर। ये हमारा हो गया। लेकिन हमेशा कोल्ड वर्किंग को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से बिलो करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगर यहाँ से आपको ना समझ में आए तो ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन मैंने बताया, जो लैटिक्स वाइब्रेशन होते हैं, उस लैटिक्स वाइब्रेशन की वजह से न्यू ग्रेन्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग कोल्ड वर्किंग में हमेशा मेटल इज डिफॉर्म ऑलवेज बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मेटल इज डिफॉर्म, मेटल इज डिफॉर्म ऑलवेज बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि एक ऐसा वर्किंग होगा जिस पर हम वर्कपीस पे वर्किंग करेंगे, और यदि वर्कपीस का टेम्परेचर इस रिक्रिस्टलाइजेशन के नीचे होगा तो ऐसी वर्किंग को हम लोग कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, इसके देखिए हम लोग क्या करेंगे, एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। भाई कोल्ड वर्किंग के एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, हॉट वर्किंग के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। उन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मिलाकर एक नई वर्किंग हमारे पास आई, वार्म वर्किंग। पहले यहीं से आपको बता देते हैं विदाउट कुछ लिखे। देखिए कोल्ड वर्किंग क्या होती है। सपोज करिए
कि एक सॉलिड वर्क पीस हो, यदि उसे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये सॉलिड वर्क पीस हो, बिना कुछ लिखे का मतलब डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। इस पे हम लोग हैमरिंग एक्शन करेंगे जब ये कोल्ड कंडीशन में होगा, तो इसका ये क्या होगा, ये शेप थोड़ा सा रिड्यूस्ड हो जाएगा, इस शेप में आ जाएगा। पहले वो इस शेप में था, अब ये इस शेप में आ गया। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स थे, ये जो ग्रेन्स थे, ये कंप्रेस हो गए। कंप्रेस होने के बाद इसकी जो सरफेस फिनिश मिलेगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। इसके रिस्पेक्ट में इसकी सरफेस फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो ये हो गया कोल्ड स्टेट में। दूसरी बात, जब इसे हम लोग गर्म कर दें रिक्रिस्टलाइजेशन के ऊपर, देन इस पे हम लोग हैमरिंग एक्शन करेंगे, वो आपकी बार यहाँ की बजाय इतना साइज को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि हॉट कंडीशन में मेटल का डिफॉर्मेशन तेज़ी से होता है। तो लेकिन उस पर जो ये सरफेस फिनिश मिलेगी वो क्या होगी, पुअर सरफेस मिलेगी। तो पहला तो ये आपको अंतर मिला। मतलब अगर हमें अच्छी सरफेस फिनिश चाहिए तो कोल्ड वर्किंग करें, और अगर पुअर सरफेस फिनिश चाहिए तो हॉट वर्किंग करें। दूसरी बात, अच्छा हम क्यों पुअर सरफेस फिनिश करेंगे, क्या ज़रूरत पड़ी हमें तो अच्छी सरफेस फिनिश चाहिए। लेकिन एक बात और, कोल्ड वर्किंग में आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत टाइम आपका कंज्यूम होगा, और इससे क्या होगा, ये स्लो प्रोसेस होगा। इस पे मेटल डिफॉर्मेशन रेट बहुत ही स्लो होता है, तो आपको एक मेटल को डिफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगेगा। तो हमें क्या ज़रूरत है लॉन्ग टाइम लगाने की। अगर हमें हॉट वर्किंग से कम समय में ही मेटल हमारा डिफॉर्म हो जा रहा है, तो हम तो चाहेंगे थोड़ी सी सरफेस फिनिश बेकार है, लेकिन हम हॉट वर्किंग कर लेंगे। बट हमें रिक्वायर्ड है अच्छी सरफेस फिनिश की भी, और हमें टाइम को भी घटाना है। तो उस समय हम क्या करेंगे कि कोल्ड और हॉट वर्किंग के बीच में एक ऐसा टेम्परेचर सेट करेंगे जहां पर वर्कपीस का इलोंगेशन भी तेज होगा और सरफेस फिनिश भी हमें लगभग अच्छी मिलेगी। लगभग का मतलब, नियरली का मतलब, जितनी कोल्ड में मिलती थी उससे थोड़ी सी ख़राब मिलेगी, लेकिन जितनी हॉट में मिलती थी उससे थोड़ा सा अच्छी मिलेगी। तो ये जो बीच का प्रोसेस हम लोग करेंगे, इंटरमीडिएट प्रोसेस, उसी इंटरमीडिएट प्रोसेस को वार्म वर्किंग के नाम से जानते हैं। वार्म वर्किंग इज ए बोथ एडवांटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग, और इन दोनों का जो दोनों डिसएडवांटेज था वो वार्म वर्किंग में आकर रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके का हमारा वर्किंग होता है। चलिए अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कोल्ड वर्किंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फिर हम लोग हॉट वर्किंग पढ़ेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कोल्ड वर्किंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल इज डिफॉर्म ऑलवेज बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो अब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को ऑलवेज 1/3 या 1/2 ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर के रखा जाता है। किसी भी वर्कपीस का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो ऑलवेज 1/3 या 1/2 ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज ऑलवेज 1/3 और 1/2 ऑफ द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ वर्कपीस या मटेरियल। तो ये हमारा होता है। अब बात करते हैं कोल्ड वर्किंग के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। एडवांटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग, तो यहाँ पर देखिए हमारा पॉइंट है एडवांटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग। एडवांटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। जब हम लोग कोल्ड वर्किंग करेंगे तो उस वर्कपीस पर जो है सरफेस फिनिश आपकी बेटर अचीव होगी। क्यों बेटर अचीव होगी? उसके जो मॉलिक्यूल के डिफॉर्मेशन होंगे उनका रेट स्लो होगा,
तो पहले यहीं पे लिख लेते हैं कि सरफेस फिनिश आर प्रोड्यूस्ड बेटर सरफेस फिनिश प्रोड्यूस्ड बेटर सरफेस फिनिश प्रोड्यूस्ड। अब बेटर सरफेस फिनिश प्रोड्यूस्ड हो गई। दूसरी बात, हॉट वर्किंग में हम लोग क्या करते हैं, टूल को पकड़ने के लिए हीट रेजिस्टेंट टूल का उपयोग करते हैं। सॉरी, वर्कपीस को पकड़ने के लिए, भाई वर्कपीस गर्म कंडीशन में है, लगभग तप्त कंडीशन में होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन के अबव होता है, तो उसे पकड़ने के लिए जो हीट रेजिस्टेंट वर्क टूल होते हैं, ऊष्मा विरोधी ऊष्मा प्रतिरोधी टूल होते हैं, उनका वर्कपीस उनका यूज करते हैं। लेकिन कोल्ड वर्किंग में हीट रेजिस्टेंट टूल का उपयोग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हीट रेजिस्टेंट टूल आर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हीट रेजिस्टेंट टूल नॉट रिक्वायर्ड, हीट रेजिस्टेंट टूल नॉट रिक्वायर्ड। तीसरी बात, वर्कपीस को हमें हीट नहीं करना है, बिलो टेम्परेचर कर रहे हैं, 0.4 मेल्टिंग टेम्परेचर से बिलो कर रहे हैं, तो नो हीट आर रिक्वायर्ड फॉर हीट ऑफ द वर्कपीस। तो हम नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं, नो हीट आर रिक्वायर्ड, no heat are required for heating the workpiece, required for heating the workpiece। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, अगर कोल्ड कंडीशन में होगा तो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हैंडलिंग कर सकते हैं, इट मीन्स इजी हैंडलिंग होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहेंगे इजी। देखिए, जब मास प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हैंडलिंग भी एक टफ टास्क होता है, बिकॉज ऑफ मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम क्रेन का उपयोग करते हैं, कन्वेयर बेल्ट का उपयोग करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस का यूज करते हैं, तो इसीलिए हमारा ये होता है। अब बात करेंगे, जब इकोनॉमिकली देखा जाएगा तो देखें, मास प्रोडक्शन के लिए ये हमारा इकोनॉमिकली नहीं होगा। अगर हम स्मॉल प्रोडक्शन की बात करेंगे, बैच प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो वहाँ के लिए ये हमारा इकोनॉमिकल होगा। लेकिन अगर मास प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसके लिए ये इकोनॉमिकल नहीं होगा। दिस इज इकोनॉमिकल फॉर स्मॉलर साइज वर्क पीस। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, इकोनॉमिकल फॉर, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, बजट के अंदर बनेगा। इकोनॉमिकली फॉर स्मॉलर साइज वर्कपीस, छोटे वर्कपीस के लिए ये हमारा इकोनॉमिकल होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, देखिए, जब वर्कपीस को हम लोग गर्म कर देंगे तो उस पर हम वर्किंग करते रहेंगे, लेकिन एटमॉस्फेरिक एयर आएगी जिस पे मॉइस्चर कंटेंट होगा। उस मॉइस्चर कंटेंट की वजह से वो हमारा वर्कपीस रिएक्शन करने लगेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बनाएगा, जिसे हम लोग डीकार्बोराइजेशन कहते हैं, जहाँ पे कार्बन वगैरह बनाने लगेगा। तो कोल्ड वर्किंग में कोई भी एटमॉस्फेयर का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा जितना ज़्यादा हॉट वर्किंग में पड़ता है। तो हम बात करेंगे कोल्ड वर्किंग में डीकार्बोराइजेशन ऑफ वर्कपीस इज एवॉइड। ये भी एक अच्छा टास्क है, नो डीकार्बोराइजेशन इन वर्कपीस। पॉइंट नंबर 6 बात करेंगे, नो डीकार्बोराइजेशन ऑफ मटेरियल या वर्कपीस।
ये हमारा हो गया। और सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट ये मेजर पॉइंट हमने देख लिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके, हम लोग डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके हम लोग डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि इस कोल्ड वर्किंग के डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हेडिंग, डिस एडवांटेज ऑफ कोल्ड वर्किंग। सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि ठंडे स्टेट में हम लोग वर्किंग करेंगे तो जो लार्ज स्केल ऑफ डिफॉर्मेशन होगा वो पॉसिबल ही नहीं होगा। बहुत स्मॉल स्केल डिफॉर्मेशन होगा, है ना, मतलब डिफॉर्मेशन छोटा छोटा होगा, कम मात्रा में होगा। तो हम कहेंगे स्मॉल स्केल डिफॉर्मेशन, स्मॉल स्केल डिफॉर्मेशन। सेकेंड पॉइंट चलिए बात करते हैं, पॉइंट नंबर सेकेंड। अच्छा, कोल्ड स्टेट में जब वर्क पीस पे हम डिफॉर्मेशन कर रहे होंगे तो अंदर इंटरनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंड्यूस्ड होंगे, क्योंकि हमें कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होंगे, जिस वजह से उस वर्क पीस के अंदर हमें क्या होगा, फ्रैक्चर के इंड्यूस्ड होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू हाई इंटरनल स्ट्रेसेस, ड्यू टू इंड्यूस्ड ऑफ, या हम ऐसा कह सकते हैं मोर स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड, मोर स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, जब वर्कपीस को हम कोल्ड स्टेट में वर्क कर रहे होंगे तो वहाँ पर किसी भी शेप और साइज को एडॉप्ट करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। हॉट शेप में हम लोग आसानी से किसी भी शेप को अचीव कर लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी शेप को आसानी से ये अचीव नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा हमें उस प्रोसेस में शेप को अचीव करने के लिए। दूसरी बात, यदि वर्कपीस को हम क्या करेंगे, हैमरिंग एक्शन करेंगे तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाएंगे, जिससे उसके अंदर की डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, रिड्यूस्ड होने लगती है। ये एक बेटर डिफरेंस है, डिसएडवांटेज है कि डक्टिलिटी ऑफ मेटल आर रिड्यूस्ड बाय कोल्ड वर्किंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पॉइंट नंबर थर्ड, डक्टिलिटी ऑफ मेटल ductility of metal are reduced। जो मेटल की डक्टिलिटी होगी, मतलब यहाँ से अगर हम एक फोर्स लगाएं और यहाँ से एक फोर्स लगाएं और उसके बाद जब दोनों को हम लोग टेंशन फोर्स से खींचेंगे तो उस समय हमारा क्या होगा, ये वर्कपीस इलोंगेशन करने लगेगा। और जो वर्कपीस का इलोंगेशन होता है वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं हॉट वर्किंग के बारे में। हमारा हॉट वर्किंग क्या होगा, चलिए इस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, लेकिन एक चीज़ और समझिएगा,
कि ये तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज था। अब ये कितने टाइप का कोल्ड वर्किंग होता है या कौन कौन सा प्रोसेस कोल्ड वर्किंग के अंतर्गत आता है। तो अगर हम बात करें वेरियस कोल्ड वर्किंग प्रोसेस की, तो एक लाइन में यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, वेरियस कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, वेरियस कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखेंगे। पॉइंट 1 हमारा होगा जो हम लोग ड्राइंग ऑपरेशन करेंगे। जैसे हम लोग बहुत बड़े वायर को बनाते हैं, तो वायर हम लोग ड्राइंग ऑपरेशन के थ्रू बनाते हैं। एक मेटेलिक डाई में से हम क्या करते हैं, वायर को पुश कराते हैं। तो ड्राइंग, पॉइंट 1 ड्राइंग। दूसरा पॉइंट हमारा स्क्वीजिंग। स्क्वीजिंग एक ऑपरेशन होता है, आपको स्क्वीजी कास्टिंग मैंने बताई थी। स्क्वीजिंग ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट हो गया बेंडिंग कॉमा हॉबिंग। बेंडिंग, हॉबिंग, शियरिंग, कॉमा शॉर्ट पिनिंग। शॉर्ट पिनिंग का मतलब क्या होता है कि वर्कपीस के मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम मेटेलिक बाल्स, मतलब छोटे छोटे मेटेलिक बाल्स का उस पर हैमरिंग एक्शन कराते हैं, जैसे बंदूक की तरह। तो उससे क्या होता है, उसके इंटरनल स्ट्रेसेस रिड्यूस हो जाते हैं और मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमारा होता है शॉर्ट पिनिंग ऑपरेशन। तो ये दीज आर द वेरियस कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हॉट वर्किंग प्रोसेस हमारा क्या होता है। तो आइए डिस्कस करेंगे हॉट वर्किंग प्रोसेस। नेक्स्ट आप देखिए हॉट वर्किंग प्रोसेस। देखें, जब वर्कपीस को हम हीट अप करते हैं और कितने डिग्री सेंटीग्रेड, एबव रिक्रिस्टलाइजेशन, जब रिक्रिस्टलाइजेशन के ऊपर हम वर्कपीस को गर्म करेंगे, उसके बाद उस पर हम डिफॉर्मेशन प्रोसेस करेंगे, तो उसे हम लोग हॉट वर्किंग प्रोसेस करते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इन विच डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल is above recrystallization temperature. When metal deformation, when the plastic deformation of metal, प्लास्टिक लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आता रहे, प्लास्टिक deformation of the metal is above than the recrystallization temperature, is above than the recrystallization टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर हम लोग वर्किंग करेंगे तो उसे हॉट वर्किंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसके कौन कौन से टाइप है वो देख लीजिए, फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लीजिए। यदि हम बात करें वेरियस हॉट वर्किंग प्रोसेस की, तो हॉट वर्किंग प्रोसेस हमारा कौन कौन सा होगा, तो जैसे हमारे पाइप वेल्डिंग हो गया, फोर्जिंग ऑपरेशन हो गया, हॉट एक्सट्रूजन हो गया। एक्सट्रूजन आपका दो तरीके का होता है, कोल्ड एक्सट्रूजन और हॉट एक्सट्रूजन। तो एक्सट्रूजन यहाँ पर भी होगा,
चाहे तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं 7 पॉइंट कोल्ड एक्सट्रूजन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हॉट एक्सट्रूजन, हॉट एक्सट्रूजन। और सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखेंगे रोलिंग प्रोसेस। आपने सुना होगा रोलिंग, हॉट स्पिनिंग कॉमा पाइप वेल्डिंग, रोलिंग, हॉट स्पिनिंग, कॉमा नेक्स्ट पॉइंट आपका है पाइप वेल्डिंग। These are the type of hot working operation। इसके एडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। हॉट वर्किंग के भाई एडवांटेज भी तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एडवांटेज ऑफ हॉट वर्किंग प्रोसेस। तो पहला एडवांटेज इसका यही है कि इट इज लार्ज डिफॉर्मेशन ऑफ ऑपरेशन। ये क्या होता है, बड़ी मात्रा में डिफॉर्मेशन होता है। वर्कपीस को गर्म करके बड़े से बड़े वर्कपीस को छोटे डायमीटर में बहुत तेज़ी से कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन ऑपरेशन। तो पॉइंट 1 की बात करेंगे तो यहाँ पर इट इज लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन ऑपरेशन। It is large scale deformation operation. It means reduction process is very high. Metal reduction process is very high. It means metal reduction process is very high and without fear of fracture। बिना फ्रैक्चर, देखिए हॉट वर्किंग है तो फ्रैक्चर के चांसेस नहीं होंगे। कोल्ड वर्किंग में फियर ऑफ फ्रैक्चर रहेगा, फ्रैक्चर होने का डर रहेगा। तो हम कह सकते हैं एंड विदाउट फियर ऑफ फ्रैक्चर, फियर ऑफ फ्रैक्चर। तो ये हमारा हो गया हॉट वर्किंग का पहला एडवांटेज। दूसरी बात करेंगे कि अगर हमें देखिए जैसे कोई एजेस चाहिए होगी, कॉर्नर चाहिए होंगे, मतलब कुछ भी हमें एक या अनदर शेप चाहिए होगा तो उसे हम लोग आसानी से एडॉप्ट कर लेंगे। तीसरी बात, अगर हमें मेटल को डिफॉर्म करना होगा तो जो हमारी एनर्जी होगी वो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी मेटल को डिफॉर्मेशन करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 2, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेटल डिफॉर्मेशन। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मेटल डिफॉर्मेशन। मेटल को डिफॉर्म करने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। दूसरी बात करेंगे यदि देखिए वर्कपीस को सपोज करिए हॉट कंडीशन में है, तो हॉट कंडीशन में है तो वहाँ पर आप ये समझिए कि जैसे इंटरनल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे।
तो उस इंटरनल स्ट्रेसेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनीलिंग प्रोसेस करते हैं। और एनीलिंग आपका कई स्टेज में होती है, फुल एनीलिंग, प्रोसेस एनीलिंग, स्पेरोडाइज एनीलिंग। तो इस तरीके से कई सारी एनीलिंग होती है जिसे हम लोग मतलब इंटर स्टेज एनीलिंग कहते हैं, अनिलीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। तो एनीलिंग प्रोसेस के अंतर्गत वर्कपीस को गर्म करके फर्नेस में ही छोड़ देते हैं और धीरे धीरे उसे ठंडा करते हैं, जिससे उसके अंदर के इंटरनल स्ट्रेस रिड्यूस हो जाते हैं। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें वर्कपीस के इंटरनल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए वर्कपीस को इलेक्ट्रिक फर्नेस में रख देंगे और उसे मेल्टिंग टेम्परेचर से बिलो गर्म करेंगे। एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड एबव रिक्रिस्टलाइजेशन गर्म करेंगे। देन उसे फर्नेस में बहुत धीरे धीरे ठंडा करेंगे, लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर या 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर की स्पीड से उसे ठंडा करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे ठंडा होकर उसके अंदर के स्ट्रेसेस रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन वही वर्कपीस सेम टेम्परेचर पर गर्म करके अगर ऑयल या वाटर में डाल देंगे तो उसके अंदर हार्डनेस इंक्रीज कर जाएगी। तो जब मटेरियल साइंस पढ़ाएंगे तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक होगा जो हम लोग पढ़ते हैं ट्रिपल टी या ट्रिपल एस कर्व, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर कर्व जिसे हम लोग बोलते हैं, कि एक ही मटेरियल में अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मैकेनिकल एडवांटेज होता है हमारे किसी भी मटेरियल के लिए। अब पहले यहाँ आइए, कोल्ड वर्किंग में हम लोग जब वर्किंग करेंगे तो इंटरनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे, जिसे रिड्यूस करने के लिए हमें इंटर स्टेज एनीलिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कोल्ड वर्किंग का, इंटर स्टेज एनीलिंग आर रिक्वायर्ड। इंटर स्टेज एनीलिंग are required, लेकिन हॉट वर्किंग का ये जो इसका डिसएडवांटेज है, ये हॉट वर्किंग का एडवांटेज हो जाएगा। तो हॉट वर्किंग में नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे, पॉइंट नंबर 3, इंटर स्टेज एनीलिंग आर नॉट रिक्वायर्ड ड्यू टू हाई हीट ऑफ वर्कपीस। इंटर स्टेज एनीलिंग आर not required due to high temperature of वर्कपीस। ये हमारा हो गया। तो अब नेक्स्ट एडवांटेज देखिए, अगर हॉट वर्किंग में मोर स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड होता है तो ये कोल्ड वर्किंग का एडवांटेज होता है, इसमें लेस स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया 4, लेस स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड। नेक्स्ट इसमें देखिए, डक्टिलिटी ऑफ मेटल आर रिड्यूस। ऐसा वर्किंग प्रोसेस होता था कोल्ड वर्किंग में जिसमें डक्टिलिटी आपकी कम हो जाती थी, लेकिन हॉट वर्किंग प्रोसेस में डक्टिलिटी इंक्रीज नहीं करेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑफ डक्टिलिटी, है ना, नो इफेक्ट चेंज ऑफ डक्टिलिटी, नो इफेक्ट चेंज ऑफ डक्टिलिटी। अब बात कर लेते हैं इस हॉट वर्किंग के डिसएडवांटेज के बारे में। टाइप्स हमने यहाँ पे लिख ही दिया है। तो यहाँ पर देखिए, कोल्ड वर्किंग के जितने भी एडवांटेज थे वो सारे हॉट वर्किंग के डिसएडवांटेज हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, एडवांटेज की जगह लिख दें डिसएडवांटेज
डिसएडवांटेज ऑफ कोल्ड की जगह हॉट वर्किंग लिख दें, तो जितने भी हॉट वर्किंग के एडवांटेज से वो कोल्ड वर्किंग के एडवांटेज से वो हॉट वर्किंग के डिसएडवांटेज हो जाएंगे। कैसे? सरफेस फिनिश प्रोड्यूस यहाँ बेटर था, तो यहाँ पर बेटर सरफेस फिनिश नॉट प्रोड्यूस, ऐसे पुअर सरफेस फिनिश प्रोड्यूस। बेटर की जगह हम लोग क्या कर दें? पुअर सरफेस फिनिश प्रोड्यूस। बात कर रहे हैं हीट रेजिस्टेंट टूल नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा? हीट रेजिस्टेंट टूल आर रिक्वायर्ड। देखिए थोड़ा थोड़ा शब्द केवल चेंज कर रहे हैं। हीट रेजिस्टेंट टूल आर रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि वर्कपीस गर्म स्थिति में है, तो इसीलिए सो कॉस्टली टूल, सो कॉस्टली प्रोसेस हो जाएगा। कॉस्टली प्रोसेस क्यों कॉस्टली हो जाएगा? क्योंकि हीट रेजिस्टेंट टूल आपके महंगे आते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है नो हीट आर रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग द वर्कपीस, तो यहाँ पर नो को हटा दीजिए, मतलब हीट आर रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग द वर्कपीस, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है इजी हैंडलिंग, है ना, तो इजी हैंडलिंग नॉट पॉसिबल। देखिए थोड़ा थोड़ा हमने चेंज कर दिया, तो ये हमारा हो गया। अगली बात कर रहा है इकोनॉमिकली फॉर स्मॉलर साइज वर्कपीस, तो लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसकी बात करेंगे तो हमारा ये देखिए लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन कर रहा है, तो स्मॉल साइज के वर्कपीस के लिए इकोनॉमिकल नहीं होगा, तो इसीलिए नो इकोनॉमिकल फॉर पॉइंट नंबर 5। आगे बात कर रहा है नो डीकार्बोराइजेशन ऑफ मटेरियल, तो हॉट वर्कपीस है, गर्म स्थिति में है, वहाँ पर अगर मेटल पे एटमॉस्फेरिक एयर कांटेक्ट करेगी तो वो उसे कार्बोराइजेशन में चेंज करेगी और कार्बन लेयर बनने लगेगा, मतलब ऑक्साइड की लेयर बनने लगेगी, तो उसे हम लोग डीकार्बोराइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो हॉट वर्कपीस में डीकार्बोराइजेशन आर पॉसिबल, तो यहाँ पर नो को हटा दीजिए, डीकार्बोराइजेशन ऑफ मटेरियल आर पॉसिबल, तो ये सारे डिसएडवांटेज हमारे हो गए हॉट वर्किंग प्रोसेस की। तो ये था हमारा कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग। थोड़ा सा आपको बता देते हैं वार्म वर्किंग क्या होती है। चलिए यहाँ पर आपका वार्म वर्किंग डिस्कस कर देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वार्म वर्किंग। चलिए वार्म वर्किंग प्रोसेस। अच्छा, अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो जैसे कभी आपसे पूछ लिया जाए डिफरेंस बिटवीन कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग प्रोसेस, तो कोल्ड वर्किंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों एक तरफ लिख लीजिए और हॉट वर्किंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों एक तरफ लिख लीजिए। यही आपका डिफरेंस होता है कोल्ड वर्किंग बिटवीन हॉट वर्किंग, और कुछ नहीं होता है। यही सारे पॉइंट आपके होंगे, जो कोल्ड में होगा वो हॉट में नहीं होगा, जो हॉट में होगा वो कोल्ड में नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वार्म वर्किंग प्रोसेस। तो व्हेन, यहाँ देखिए कोल्ड वर्किंग नहीं हॉट वर्किंग में था व्हेन द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल इज एबव रिक्रिस्टलाइजेशन था, और कोल्ड में था मेटल इज डिफॉर्म ऑलवेज बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन। इट मीन्स आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि वार्म वर्किंग में हमारा मेटल बिलो के एबव रहेगा, मतलब इन बिटवीन रिक्रिस्टलाइजेशन
टेम्परेचर, है ना। तो हॉट वर्किंग, देखिए द मेटल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन व्हेन द metal plastic deformation, when the metal plastic deformation are in between या at recrystallization temperature, are at recrystallization temperature, then it is called warm working process. Warm working process. अब इसके हम पॉइंट लिखते चल रहे हैं। वार्म वर्किंग प्रोसेस को हम लोग क्यों करते हैं? यह बोथ हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के एडवांटेज को देता है। इट इज गिव्स बोथ हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। अच्छा, जैसे देखिए अगर हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में बहुत क्लोज टॉलरेंस नहीं अचीव कर पा रहे हैं या हॉट वर्किंग में बहुत क्लोज टॉलरेंस नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? एक में अचीव करेंगे, एक में नहीं कर पाएंगे। तो दोनों को मिलाकर अगर सबसे ज़्यादा क्लोज टॉलरेंस का मतलब होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के गैप को हम टॉलरेंस बोलते हैं। यह मेट्रोलॉजी का पार्ट होता है। तो आइए देखिए, वेरी क्लोजर टॉलरेंस आर अचीव्ड। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो वेरी क्लोजर टॉलरेंस आर अचीव्ड, है ना। इस तरीके से बहुत क्लोज टॉलरेंस को हम वार्म वर्किंग में अचीव कर लेते हैं। दूसरी बात करेंगे, यदि हम मटेरियल की डक्टिलिटी, ऑक्सीडेशन स्केल, इन सबको हम लोग इंटरमीडिएट रखते हैं। इंटरमीडिएट ऑफ मटेरियल डक्टिलिटी, है ना। जैसे मटेरियल की डक्टिलिटी आपकी यहाँ पर कांस्टेंट रहती थी और कोल्ड वर्किंग में क्या होती थी? डिक्रीज कर जाती थी। तो इस तरीके से हम उसे इंटरमीडिएट रखेंगे। यदि लॉसेस ऑफ ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा? एंड इंटरमीडिएट रखा जाएगा। लॉसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब जो डीकार्बोनाइजेशन हो रहा था। तो कुल मिलाकर हम ये समझते हैं कि सारे प्रोसेस, जैसे कोल्ड में हम लोग कर रहे थे, कौन कौन सा प्रोसेस कर रहे थे? ड्राइंग, स्क्वीजिंग, बेंडिंग, हॉबिंग, सीयरिंग, शॉर्ट पिनिंग, ये सब करेंगे, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो वो हमारा वार्म वर्किंग के अंतर्गत आएगा। और हॉट वर्किंग में हम लोग प्रोसेस जो कर रहे थे, जैसे हॉट एक्सट्रूजन, रोलिंग, हॉट स्पिनिंग, है ना, पाइप वेल्डिंग, इन सब का टेम्परेचर थोड़ा सा बिलो कर देंगे तो ये रहेगा, यही प्रोसेस कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर वार्म वर्किंग के अंतर्गत कहलाएगा। इट मीन्स वार्म वर्किंग इज निगलेक्ट बोथ डिसएडवांटेज ऑफ हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट लिख लेते हैं। इट इज निगलेक्टेड both the hot and cold working process। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये था हमारा आज के टॉपिक का
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, देखिए अगर हम बात करें आपके कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग के डिफरेंस के बारे में, तो वही सारी चीज़ें हमें बतानी होगी जो इधर कोल्ड वर्किंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज से, और जो इधर एडवांटेज और डिसएडवांटेज से, इन्हीं दोनों को अगर हम एक सीरीज में लिख दें तो ये हमारा हो जाता है डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड हॉट वर्किंग। तो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में सीधे अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है, रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, फोर्जिंग प्रोसेस क्या होता है, वायर ड्राइंग क्या होता है, स्क्वीजिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सारे टॉपिक को स्टार्ट करते हुए विथ ऑब्जेक्टिव अपना टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आई होप आज आपको मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू माय डियर।